पावर एनर्जी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने तुम्हें पढ़ के आने के लिए बोल रखा था, नहीं पता तो क्या करना, तुम एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं और नेट पे आंसर मिल जाते हैं। ये बायजूस नाम की वेबसाइट पहले ही खुल गई थी। मैंने नेट पे सर्च करा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन फिज़िक्स चैप्टर 6, तो हमारे पास ये आंसर आ गए। ठीक है, तुम भी देख सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब होगा। तो एक बात बताओ, जब भी रजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो वर्क डन कैसे हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, और वैसे पॉजिटिव रहता है। वर्क डन को मैंने तुम्हें क्लास 9th में भी बताया था, जिन्होंने पढ़ी है उनको ये बताया था। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही डायरेक्शन सेम होनी चाहिए इफ़ यू वांट वर्क डन पॉजिटिव, है ना। तो पहला केस देखो, एक बकेट को ऊपर उठा रहे हैं, है ना, और हम भी ऊपर को जान लगा रहे हैं, तो हमारा कैसा हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड, ग्रेविटेशन हमेशा नेगेटिव देती है ना। थर्ड, अगर एक बॉडी को फ्रिक्शन की बात हो गई ना, जहाँ फ्रिक्शन आ गया वहाँ नेगेटिव, जहाँ रजिस्टिव फोर्स आ गया वहाँ, देखो आखिरी वाले में रजिस्टिव फोर्स है वहाँ नेगेटिव। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, हाँ देखो अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स यानी धक्का लगा रहे हो किसी को, तो जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हो उस डायरेक्शन में ही मूव होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पढ़ लेना ठीक है, इसकी रीज़न वगैरह। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 किलो मास है, इनिशियली एट रेस्ट मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू कितना दे रखा है? 0.1 दे रखा है। तो हमें वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड निकालना है। ठीक है, 10 सेकेंड में क्या होगा? वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड, नेट फोर्स क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एक बार बताओ, मास 2 किलो है, फोर्स कितना है? 7 न्यूटन का। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.1। काइनेटिक मतलब मैं तुम्हें बताया था, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक रोलिंग, एक काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूविंग, जब मूविंग पोजीशन पे फ्रिक्शन लगता है। तो एक बात बताओ, एसेलरेशन कितनी हो जाएगी? एफ इक्वल टू एम ए होता है, एसेलरेशन कितनी हो जाएगी? देखो, ठीक है ना, 3.5। अब म्यू एफ इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, आर मतलब रिएक्शन, एम जी, है ना। तो म्यू इज इक्वल एफ इक्वल टू म्यू आर। अब हमने सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, हमने 9.8 ले लिया जी, और इस तरह से हमें एफ मिल गया। रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, एफ ए टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस एफ बाई एम। सही कह रहा हूँ कि नहीं? है ना, रिटार्डेशन अलग है, एसेलरेशन अलग है। अब फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकने का काम करेगा, तो हमारा -0.98 आया। तब नेट एसेलरेशन क्या हो जाएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ 2.5। तो डिस्टेंस 10 सेकेंड में क्या मूव हुआ? देखो सारे आंसर निकालने हैं। डिस्टेंस 10 सेकेंड में कितना मूव हुआ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 126 मीटर आ गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा था, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। बोल रहे कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, फोर्स निकाल चुके हैं, आंसर आ जाएगा। सेकेंड, फ्रिक्शन का क्या होगा? नेगेटिव आंसर आने वाला है इसका, है ना? ये बात तो क्लियर रखना। देखो माइनस में लिया ना फ्रिक्शन का फोर्स, और वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगा? वर्क डन पूछा जा रहा है, तो एफ एस माइनस एफ एस हो जाएगा। एफ क्या है हमारा? फोर्स जो है अप्लाई हुआ है, और स्मॉल एफ है फ्रिक्शन। अच्छा, और डी पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है डी पार्ट का, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 10 सेकेंड में क्या होगी? अब बताओ, कि हमें पता है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, वी हमने निकाल दिया, फाइनल एनर्जी निकाल दिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, है ना। और इनिशियल हमारी क्या है? 0 है। तो चेंज जो हो जाएगा वो दैट इज़ 635 जूल। तो यूनिट लगाना मत भूलना। और बस यही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अच्छा, फिगर दे रखी है, इस फिगर को ध्यान से देखो, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है एक डायमेंशन में, और टोटल एनर्जी बता रहे हैं, है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? एनर्जी है। हमें पोटेंशियल एनर्जी रिलेवेंट निकालना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इतने सारे डायग्राम बन रखे हैं। एक बार बताओ, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो काइनेटिक क्या हो जाएगा? टोटल माइनस पोटेंशियल। ये बात हमें पता है। निकालना क्या है ये देखते हैं पहले, ठीक है। कह रहे थे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑफ ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस,
In each case specify the region if any in the particle cannot be found a given region, also indicate a minimum total energy the particle must have in each case. तो minimum total energy निकालना है और क्या बोल रहे हैं, in which a part in each case specify the region if any in which the particle cannot be found. अच्छा, कह रहे थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड विद द पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो पहला केस देखो ज़रा, ऐसा बन रखा है हमारा ग्राफ, ए है, वी एक्स इक्वल टू वी है। ठीक है, एक बार बताऊँ, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर यानी पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। तो बहुत कुछ पार्ट हमारा क्लियर हो रहा है ना। तो पहला रीजन देखो यहाँ पे हमारा, मैं ए पॉइंट देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसमें? 0 है, पोटेंशियल तो कुछ बना ही नहीं है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब x, अगर x में क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस को बोल रहा हूँ, अगर a से ज़्यादा आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है ई से, है ना। ई क्या है? टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो रही है, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन ए से आगे पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम ई से आगे कैसे जा सकते हो, है ना। सेकंड केस में क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है हमारी टोटल एनर्जी से। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती है, ध्यान रखना। तो पार्टिकल जो होगा ये रीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, साफ सीधी बात। सी पार्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम, अलग सी चीज़ है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए में देखो एंड x इक्वल ग्रेटर देन b में देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा केस आ गया। आप ये थोड़ा फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, -b/2 लिखा है। जब -b/2 होगा से -a/2 तक और a/2 से b/2 तक काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ई से कम रहेगी, तो पार्टिकल इस एरिया में रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हैं हम। ये देखो, हाँ, पार्टिकल इस जगह में रहेगा। अगला देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है, वी एक्स इक्वल टू kx²/2। कैसा? SHM कहते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेयर के इज़ अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर। के दे रखा है 0.2 न्यूटन पर मीटर, फोर्स कांस्टेंट। द ग्राफ ऑफ वी एक्स, अच्छा ये स्प्रिंग वाले हमने क्वेश्चन करे थे ना, वेयर एज एक्स इज शोन इन द फिगर दे रखा है। Show that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reach ±2। ये हमें शो करना है। पार्टिकल की एनर्जी कितनी है क्वेश्चन में? 1 जूल दे रखी है ना। 1 जूल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी 0.5 न्यूटन पर मीटर। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो जो कि 1 जूल दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा हाफ के स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो वेलोसिटी बिकम 0 व्हेन इट टर्न बैक, जब पीछे जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से x हमारा +-2 आ गया। कितना कितना सिंपल तरीका है मगर इफेक्टिव वे है बताने का। पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट नीचे कोई गिरता है तो हमारा वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो यहाँ पे हाफ के x² इक्वल टू 1 हो जाएगा और x की वैल्यू +-2 हो जाएगी। यही बोलना चाह रहे थे कि पार्टिकल जब +-2 में रहेगा तो टर्न बैक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे 5th में दे रखा है, इन द केस ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट वूज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू बर्न। ठीक है, किसको दिक्कत होती है? एक बार बताओ, व्हेन द केसिंग बर्न अप ड्यू टू द फ्रिक्शन रॉकेट मास गेट रिड्यूस, और टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये चीज़ हर बार लिख देना, ये हर बार ट्रू रहती है। देयर विल बी अ ड्रॉप इन टोटल एनर्जी, है ना।
ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ मास, तो एनर्जी विच नीडेड टू बर्न इन केस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉकेट। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट वेलोसिटी, येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। क्यों? एक बार बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन ऑन क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाने की कोशिश करा दो मैं, कह रही कि वर्क डन क्यों ज़ीरो रहेगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स में तो इनिशियल और फाइनल पाथ ही देखा जाता है। सी पार्ट क्या देखते हैं, कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द सन इज़ वेरी थिन, एटमोसफेयर लॉसेस एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डेसिपेशन, डेसिपेशन यानी हट जाना है, पावर निकल जाना अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस, है ना, पावर लॉस होना। हाउएवर स्मॉल, व्हाट डज दिस स्पीड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट कम क्लोजर टू एंड क्लोजर टू अर्थ। ठीक है, उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब अर्थ के पास जाता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो सैटेलाइट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूस होती है कुछ फ्रैक्शन से, जो कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है ना। ये सारी बातें लिख रखी हैं। अच्छा, एक आदमी दे रखा है हमें फिगर में, देखो कि द मैन वॉक 2 मीटर कैरिंग द मास 15 kg ऑन हिज हैंड, ठीक है। ही walks the same distance pulling the rope behind. The rope does not the rope goes over a pulley of mass 15 kg hanging on the other side. Which case the work done greater? कौन से केस में वर्क डन ग्रेटर होगा? तो एक बात बताओ, तुम इसमें खुद सोचो, यहाँ पे एंगल का चक्कर पड़ रहा है। मास हमारे कितना किलो है? 15 किलो है। मास यहाँ 20 दे रहा है, जो भी किलो है कांस्टेंट है ना। इन्होंने पता नहीं कौन सा सिनेरियो ले लिया, डिस्टेंस हमारे 4, क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया क्या? हाँ, यही मैं कह रहा था कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना। कॉस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट में क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, क्योंकि बेस में क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, है ना। तो वहाँ से ये केस आया, तो हमारे पास MGS थीटा आ जाएगा अगर हम एंगल के साथ लेंगे। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेम है ना, ज़ीरो होना चाहिए सेकंड केस में। हाँ देखो, है ना, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और पहले वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऊपर को लगा रहा है वो उठाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट सामने को हो रही है। क्लियर होती है बात? 6th क्वेश्चन पे आ जाता है फटाफट से। अंडर द लाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव when a conservative force does positive work on the body, the potential energy of the body increase, decrease, they remain unaltered, decrease हो जाएगी। एक बार बताओ कि क्वेश्चन कह रहे कंजर्वेटिव फोर्स है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बॉडी का? बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क तो हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू विच द बॉडी मूव द सेंटर ऑफ फोर्स, तो द सेपरेशन बिटवीन द टू डिक्रीजेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
है ना। फ्रिक्शन से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम of many particle system is proportional to external force. Change in momentum cannot be produced by internal force, है ना। In elastic collision of two bodies, the quantity which do not change after the collision is the total kinetic energy क्या लिखा है, टोटल लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में the quantity which does not change after collision is total linear momentum. एनर्जी तो चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम चेंज नहीं होता। रिस्पेक्टिव ऑफ इलास्टिक एंड इलास्टिक, लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। ये पॉइंट जो है नोट करके रख लो, ठीक है, सही सही आंसर वाले। स्टेट इफ each of the following statement true or false. So in elastic collision of two bodies, the momentum energy of each body is conserved. False. Momentum energy of both bodies are conserved are not individually. Each body नहीं होता, एक सिस्टम का होता है, बोला जाता है ना सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व no matter what internal and external forces of the body are present. External forces on the system can do work, है ना, and able to change energy. Internal का दिक्कत नहीं है। Work done in the motion of body over a closed loop is zero. False. Work done by conservative force on a moving body is closed loop is zero. ध्यान रखना, conservative force होना जरूरी है। In elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. ये बात एकदम सही है भाई। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर केयरफुली विद रीजन, रीजन भी चाहिए इनको। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, ठीक है, बिलरेड बॉल्स, इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन। तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल इन इलास्टिक कोलिजन। तो टू बॉल कोलाइड, देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एक का कंजर्वेशन होता है तो दूसरे पे आ जाता है ना। तो इन टोटल लीनियर मोमेंटम इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। आर द आंसर ऑफ ए एंड बी फॉर एन इलास्टिक कोलिजन, क्या आंसर होंगे? तो देर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये तो होता ही होता है इन इलास्टिक में तो जरूर। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम ही ऐसी चीज़ है जो कोई सा भी कोलिजन हो कंजर्व रहता है। इफ potential energy of two ball depend on only on separate distance between their center, the collision elastic and inelastic। क्या बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो ये एक इलास्टिक कोलिजन है। एज द फोर्स इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यानी दो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगो 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एज टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। बोल रहे हैं कि बॉडी शुरू में रेस्ट पे थी, है ना, और 1D मोशन हुआ, एक्सेलरेशन किस रहा, कांस्टेंट रहा, ए रहा मान लो, है ना। द पावर डिलीवर्ड एट दिस टाइम एट टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, हमें पावर का देखना है। अब देखो हमें फोर्स का पता है F=ma होता है, और एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है ना। पावर होता है हमारा F/v, याद है तुम्हें, है ना। तो सिंपल टाइम से प्रोपोर्शनल देखते हैं। ए तो हमें dv/dt देते हैं, हाँ, dv=dt इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करा तो v=α t आ गया,
हाँ ठीक है, अल्फ़ा टी, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हमें पता है वेलोसिटी जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, और पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो इसका मतलब पावर भी टाइम के, हाँ बड़ा अच्छा समझाया है ना, इस तरीके से भी देख सकते हैं। ऐसा मत समझना एफ इक्वल टू एम ए होता है, ए में एक्सेलरेशन के नीचे टी स्क्वायर आता है तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं। द बॉडी इज मूविंग undirectionally under the influence of source of constant power, its displacement in time t is proportional to, बताओ भाई। कोई डायरेक्शन नहीं है, अब बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, एक डायरेक्शन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना है, पी इक्वल टू एफ वी होता है, ये हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिलेट करें, दिखाओ तो। हाँ, डी वी बाई डी टी, इन्होंने वेलोसिटी का क्या कर दिया, एक्सेलरेशन का डी वी बाई डी टी कर दिया, के इक्वल टू कॉन्स्टेंट है पावर, तो डी वी वी इज इक्वल्स टू के बाई एम डी टी, ठीक है, उधर ले गए मास को, इंटीग्रेट करा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के बाई एम डी टी, वी इक्वल टू √100 टू के टी बाई एम। अच्छा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाला है, टू गेट द डिस्प्लेसमेंट हमें डी एक्स बाई डी टी करना है, तो हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का, हाँ डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है ठीक है, डी स्क्वायर, अच्छा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा, टाइम तो मल्टीप्लाई में चला गया ना, ओके, तो 2/3 हो जाएगा। बहुत अच्छा है यार, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन देखा तूने पैटर्न, किस तरह से ये पी इक्वल टू एफ वी से ही पहुंच रहे हैं, है ना। अ बॉडी कंस्ट्रेन, क्या बोला भाई ने, एक मिनट रुकना। A body constrained to move along z-axis of a coordinate system is subjected to constant force F. फोर्स दे रखा है हमें, ठीक है, आई जी की यूनिट वगैरह सब है। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन पूछा जा रहा है, 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, है ना, आखिरी लाइन कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग 4, यहाँ पे देखना कौन से एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, तो यानी एक्स और वाई पे 0 0, हाँ ये देखो, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स और वाई पे 0 0, फोर्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बड़ा आसान प्यारा क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, है ना, सिंपल, क्योंकि के डॉट के क्या होता है, 1 होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, ये हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, सेकेंड विद ये एनर्जी, फास्टर कौन सा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। देखो वैसे तो कॉमन सेंस कहता है कि फास्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है, मगर क्या पता हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। मास दे रखा है दोनों का, ठीक है, एनर्जी दे रखी है क्या, अब एनर्जी कौन सी दे रखी है, 20 के ई वी कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, अरे यार ये क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं क्या वैल्यूज़ को, ठीक है तुम वैल्यूज़ देख लेना, इन्होंने 20 लेके करा है, काइनेटिक एनर्जी से को जूल में कर दिया,
अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट में जो लिख रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी निकाल दी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर करके देखा तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई पहले की, ये देखो पहले की आई, दूसरे की ये आई। तो ये अब हमने पता चल गया कि भाई किसकी ज़्यादा है, तो पता चला है कि हमारी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। सिंपल। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं रेन ड्रॉप के बारे में, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो ये होते नहीं है शुरू में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से पढ़ते हैं। कह रहे कि रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration. 500 मीटर ऊपर से गिरा है, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ एयर until it halt its original height, it attains its maximum speed and moves with uniform speed thereafter. ठीक है, तो what is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half? क्या हुआ बीच में, क्या बोला, it falls with decreasing acceleration until at half its original height. It attained its maximum speed and moved with uniform speed thereafter. ठीक है, उसके बाद एक हाफ हाइट तक उसने क्या करा, डिक्रीज होता रहा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चला। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। तो रेडियस दे रखा है हमें, दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, डेंसिटी निकाल देंगे। अब देखो यहाँ डेंसिटी का चक्कर पड़ेगा, देखना मेरे को, हाँ देखो डेंसिटी का चक्कर पड़ेगा। मास क्या होता है, हमें मास निकालना है। वाटर की डेंसिटी होता है हमारा 10⁻³ kg/m³, याद रख लेना इसको। ठीक है, ये बातें याद रखनी चाहिए, जैसे पाई की वैल्यू याद होती है। मास ऑफ रेन ड्रॉप हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमारा मास आ जाएगा, आ गया। अब हमें पता है फोर्स इक्वल टू mg होता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उससे हमारा फोर्स आ गया। मास हमें गिवन है, अभी अभी निकाला, जी हमें पता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mg इंटू एस है ना, f इंटू एस होता है। तो वर्क डन बाय द ड्रॉप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी विल रिमेन द सेम। टोटल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप विल बी कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन, है ना। और टोटल एनर्जी टॉप पे कितनी है, mgh है, mgh सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी ड्रॉप रीचिंग द ग्राउंड, है ना। mgh यहाँ पे एनर्जी है हमारी टोटल, काइनेटिक तो जीरो है ऊपर, नीचे गए तो हमारी काइनेटिक एनर्जी फुल हो गई। ठीक है, और है ना नीचे जाते हुए 10 हो गई थी, बोला था इन्होंने। तो वर्क डन हो जाएगा E1 - E2 आ जाएगा इतना जूल। ठीक है, 14 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री का विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड करता है सेम स्पीड से, एंगल भी दे रखा है। तो इस मोमेंटम कंजर्व्ड इन कोलिजन, इज अ कोलिजन इलास्टिक एंड इलास्टिक। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जहाँ मोमेंटम की बात होती है तो लिख देना आँख बंद करके कि हमेशा कंजर्व रहेगा। मॉलिक्यूल अप्रोचेज एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल्स टू यू हो गया। देर आफ्टर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², हाफ मास और u का स्क्वायर कर दिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। फाइनल हमारी v भी सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी कंजर्व है। ठीक है, बस 15 क्वेश्चन कह रहा है
कि अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड पंप अप वाटर टू फिल द टैंक। ठीक है, कितना? 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड एंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? कितनी पावर लगी होगी? वॉल्यूम दे रखा है, 15 मिनट को सेकेंड में ले आते हैं क्योंकि वॉल्यूम मीटर में दे रखा है। मीटर की बात है कि हाइट ऑफ द टैंक अबव द ग्राउंड जो है वो 40 दे रखी है। बढ़िया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, एफिशिएंसी की बात आई है। एफिशिएंसी तुम्हें काफ़ी बार यूज़ करोगे, एंट्रोपी वगैरह जब निकालोगे, आगे भी है ना, केमिस्ट्री में भी देखोगे। 30% दे रखे। डेंसिटी हमें पता है, मास ऑफ वाटर पंप कितना है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पावर कंज्यूम, देखो मास ऑफ वाटर आए, पावर कंज्यूम कितनी होगी? वर्क बाय टाइम, तो mgh/t है ना। वैल्यू डाला, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें निकालना है इनपुट, तो आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे, हमारा इनपुट आ जाएगा। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हुई है। ठीक है, जो हमारा आंसर आया था वो आउटपुट आया था। फेयर इनफ। 16 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर अपलोड नहीं हो पाती।